नमस्कार सभी फेसबुक से जुड़े मेरे मित्रों को और साथ ही जो भी अभी लाइव या बाद में इस लाइव को देखते हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं बस दो बातें करना चाहता हूं आपसे। कई दिनों से मेरे मन में कुछ बातें चल रही थी तो मैं सोचा कि अपने फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में जुड़े लोगों को, फेसबुक के माध्यम से जो जुड़े हैं लोग, उनसे कुछ अपनी बातें साझा करूं। बातें कुछ नहीं, बस कुछ मेरे मन में अभी संसद की सत्र जो चल रही थी या संसद की सत्र जो भी चल रही है उसमें जो बातें हुई या जो भी घटनाक्रम घटा, जो भी न्यूज़ से, जो भी न्यूज़ चैनल से, पेपर से, प्रिंट मीडिया से, हम लोग की तो सूचना का माध्यम यही है। जो सूचना देती है हम लोग वो जानते हैं। तो सूचना में मिल के बाद जैसे देखे कि लगातार विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ और विपक्षी सांसदों का यह निलंबन जिस प्रकार से हुआ, यह जो पूरी घटनाक्रम हुई और कई बिल को पास किया गया इस बीच। तो मैं सबसे पहले ये मैं बात करना चाहता हूं कि संसद भवन जो विधायिका है वो हमारी संविधान के अनुसार वो सर्वोच्च संस्था है जहां पर कानून बनता है। और विधायिका की परंपरा रही है, संसद की परंपरा रही है कि वहाँ भी कोई भी विधेयक पेश होता है तो वह कई चरणों में से गुजर कर, लगभग 3 चरणों से गुजर कर, कोई विधायी प्रक्रिया के 3 चरणों से गुजर कर तब जाकर वह कानून बनता है। राष्ट्रपति के साइन करने के बाद वो गजट में आती है। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया होती है कानून बनने की, मैं उस पर भी कहीं न कहीं एक मैं बात रखना चाहता हूं कि कानून बनने की प्रक्रिया होती है कि सदन के पटल पे आप कोई बिल को या विधेयक को, बिल को रखते हैं, कैबिनेट अप्रूवल करती है। कैबिनेट अप्रूवल करने के बाद उस बिल को सदन पे रखा जाता है। संबंधित विभाग के मंत्री या कोई और मंत्री उसको बिल को रखते हैं। बिल रखने के बाद उसकी कॉपी सभी सदस्यों को दी जाती है जो भी संसद के सदस्य हैं, और उस पर सभी फिर उस पर अपनी अपनी बातें रखते हैं, बहस होती है, पास होता है 1 2 3 चरण में, तब जाके वो उस पर बातें होती है। जब बहस होती है उस दौरान कई चीज़ें संशोधन होती है। फिर अंतिम रूप से जब बिल पास होती है तो उसमें भी सबकी सहमति असहमति, उस पर वोटिंग प्रक्रिया हो, हाथ उठा के ध्वनि मत से पारित हो, वो होती है। तो अभी जो विगत कई सालों से जो हम लोग देख रहे हैं, संसद से ये बहस की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। किसी भी बिल और किसी भी विधेयक पर, किसी भी मुद्दे पे पक्ष और विपक्ष के बीच जो आदान प्रदान होता था, बहस का स्वच्छ आदान प्रदान होता था, सभी अपने राय को जो रखते थे, सबकी राय, आम सहमति गायब हो गई है। लगता है जैसे कि सत्ता पक्ष अपनी राय, अपनी सहमति, अपनी सोच को ही वह रखना चाहता है और उसी को आगे बढ़ाना चाहता है और उसी के अकॉर्डिंग बिल को भी पास करना चाहता है। अन्यथा क्या जरूरत थी कि इतने सांसदों का निलंबन करना। और मेरे ख्याल से सभापति का जो पोस्ट होता है वह उपराष्ट्रपति हमारे जब राज्यसभा में अध्यक्षता करते तो सभापति कहलाते हैं। तो सभापति का जो पोस्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। एक बार जब आप सभापति बन गए, सभापति के कुर्सी पर बैठ गए, तो वो पंचायत के आप पंच हुए, तो आपको न्यूट्रल होना है। पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आपको न्यूट्रल रहना है। लेकिन जो एक्टिविटी अभी हो रही है, जो जिस प्रकार से दिख रहे हैं, इसीलिए विवाद, चर्चाएं हो रही है, विवाद हो रहे हैं, कहीं न कहीं प्रश्न उठ रहे हैं। मैं किसी पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं बातें कुछ हो रही है तो कुछ तो समस्या है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। और अध्यक्ष या सभापति एकदम अध्यक्ष न्यूट्रल होते रहे, परंपरा रही है। विगत 70 साल 75 साल की बात हमेशा होती है। विगत 75 साल में मैंने पढ़ाई शुरू की अपनी, और पढ़ाई शुरू करके मैं जो आज शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, आज मैं देख रहा हूँ कि कभी भी सभापति और अध्यक्ष हमेशा न्यूट्रल रहे, और इस तरीके का मैंने कभी नहीं देखा। मैंने अपने होश-ओ-हवास में, मैं 96 से कहीं न कहीं राजनीतिक एक्टिविटी से थोड़ी मैं रुचि रखता हूँ, और तो ये चीज़ें मैं पहला कहीं न कहीं एक तरफ से देखा जाए तो मैंने भी अपना शुरुआती दौर में मैंने अटल जी की जब पॉलिटिक्स में जो है वो क्रिएट हुआ तो कहीं उस समय से मैं इंटरेस्ट रख रहा हूँ। तो मैंने कभी नहीं देखा कि सभापति और अध्यक्ष हमेशा लगभग न्यूट्रल रहे हैं, और कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से अभी हो रही, इस तरीके से कभी मुझे देखने को भी मिला। दूसरी बात है कि इस प्रकार विपक्ष का निलंबन, तो क्या सत्ता पक्ष यह चाह रही है कि विपक्ष विहीन राजनीति को भारत में? और डेमोक्रेसी के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, और विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष डेमोक्रेसी को बेहतर बनाता है।
आज कहीं न कहीं विपक्ष की मजबूती का ही कारण है कि आज राजस्थान में चुनाव होता है तो आप बोलते हैं कि सिलेंडर 500 रुपया हम कर देंगे या कम कर देंगे, तो कहीं न कहीं विपक्ष की मजबूती का ही है। और आज ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की चली और विपक्ष का जो एक गठबंधन शुरू हुआ इंडिया, और कहीं न कहीं वो लोग मजबूती के साथ एकजुट होकर आ रहे हैं, उसी का नतीजा है कि 3 राज्यों का चुनाव में जब भाजपा जीत कर आई तो मध्य प्रदेश और राजस्थान और जाके छत्तीसगढ़, तीनों में जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ है वो भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट, इंडिया गठबंधन का इफेक्ट और बिहार में जो जाति जनगणना हुई उसी का प्रभाव है। बिहार, जहां मध्य प्रदेश में हम लोग ओबीसी समुदाय के सीएम को देखते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा कि आदिवासी सीएम बनाया गया। तो कहीं न कहीं आप गौर करिए कि ये जातीय समीकरण बीजेपी जो बैठा रही है, जातीय जनगणना का प्रभाव और जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी का जो एक नारा चला, और जो बिहार में जातीय जनगणना हुई, जो इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आ रहा, जिस प्रकार राहुल गांधी फ्रंट पे जिस प्रकार बैटिंग कर रहे हैं इस मामले को लेकर, उन्होंने स्पष्ट पत्रकारों की सभा में उन्होंने पूछा कि कितने ओबीसी पत्रकार हैं। हायर लेवल पे, संयुक्त सचिव लेवल पे, कैबिनेट सचिव लेवल पे, हायर जो पीएमओ का कार्यालय है या जो टॉप लेवल का जो कार्यालय है, विभाग है, वहाँ पर कितने ओबीसी एसटी एससी अधिकारी हैं। तो कहीं न कहीं ये जो सवाल पूछा जा रहा है उसी का नतीजा है कि ये जातीय समीकरण को बैठाने के लिए तीनों मुख्यमंत्री का चयन कहीं न कहीं बीजेपी की मंशा है कि, लेकिन असल उद्देश्य ये नहीं कि मुख्यमंत्री ओबीसी बने, मुख्यमंत्री एससी बने, मुख्यमंत्री एसटी बने। मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये जो 85% का जो समाज है एसटी एससी ओबीसी की, उसकी भागीदारी कितनी हुई, उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता कितनी बढ़ी, हायर एजुकेशन में वो कितने गए, उनकी बातें हैं मुद्दे। एक ओबीसी का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना देने से पूरे ओबीसी समुदाय का भलाई हो गया, ऐसी बात नहीं है। प्रतीक की राजनीति, मैं स्पष्ट करता हूँ कि बीजेपी प्रतीक की राजनीति खेलती है कि भाई प्रतीक के रूप में हम चलो ओबीसी चेहरा बना दिए, फलना बना दिए, बना तो दिए ना, कैसे ओबीसी को तो हम मुख्यमंत्री सीएम बनाए, लेकिन आप ओबीसी के वर्ग के लड़कों के लिए आपने क्या किया, युवाओं के लिए आपने क्या किया, उनके शैक्षणिक व्यवस्थाओं के लिए क्या किया आपने। एसटी एससी और ओबीसी समुदाय की भागीदारी कितनी बढ़ रही है, प्रेस में कितनी भागीदारी बढ़ रही है, बिजनेस सेक्टर में कितनी भागीदारी बढ़ रही है, एसटी ओबीसी और एससी समाज की कॉर्पोरेट सेक्टर में कितनी भागीदारी बढ़ रही है, उनकी ऊपर संयुक्त सचिव लेवल के पोस्ट में कितनी भागीदारी है, पीएमओ कार्यालय में कितनी भागीदारी है, जितनी भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय है, चाहे विदेश मंत्रालय, उन सारे मंत्रालयों के विभाग में कितनी भागीदारी एसटी एससी ओबीसी अफसरों की बढ़ रही है। ये मुद्दा है। न्यायपालिका के अंदर में कितनी भागीदारी बढ़ रही है ओबीसी एसटी से, ये मुद्दा है। तो कहीं न कहीं ये मुद्दा है। दूसरी, भारत की जो शासन प्रणाली की परिकल्पना की गई उसमें तीनों में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में बैलेंस रखा गया है। और आर्टिकल 13 और साथ ही साथ आर्टिकल 32 और 226 आर्टिकल के तहत क्या गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को विशेषाधिकार ये प्राप्त है कि संविधान का संरक्षक उन्हें बनाया गया है, संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता उन्हें बनाया गया है। कानून सम्मत कार्य सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है, संविधान के तीनों अंग कानून सम्मत कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं न्यायपालिका को ये अधिकार दिया गया। न्यायपालिका को आर्टिकल 13 के तरफ व्याख्या किया गया कि संविधान सम्मत कोई कानून है या नहीं है। अभी आप लोगों ने सारे कानून बदल दिए। चलिए, आप लोगों ने नारा दिया कि ब्रिटिश काल का कानून था, चाहे भारतीय दंड संहिता हो, चाहे जो भी हो, ब्रिटिश समय का कानून था, अच्छी बात है। सारे कानूनों को बदला गया। ब्रिटिश समय के जो भी प्रतीक है उसे बदलना ही चाहिए, क्योंकि जब गुलामी हमें पसंद नहीं है तो गुलामी के प्रतीक हमें कैसे पसंद हो सकते हैं। वो सारी चीज़ों में स्वागत है। लेकिन मेरी यही अपेक्षा है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं पहले, और कहीं न कहीं विपक्ष के सवाल और जवाब का सामना किया जाए संसद के अंदर में, और विपक्ष के सवाल जवाब को उचित और तार्किक जवाब दिया जाए। यही बेहतर होगा लोकतंत्र के लिए और यहाँ के भारत के भविष्य के लिए, क्योंकि भारत जो बना है वो भारत के लोगों से बना है। तो लोगों का हित निहित होनी चाहिए संसद की भवन के अंदर, विधायिका भवन के अंदर, किसी भी प्रक्रिया में लोगों का हित निहित होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 38-39 कहता है हम लोगों का कि लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि लोक कल्याणकारी कर भारत के लोग, यानी भारत के लिए, भारत के लोग, यानी भारत के लोगों में शक्ति निहित है, यानी भारत के लोग हैं, समाज है, तब राज्य है, तब देश है। यानी लोग जितने बेहतर जीवन जिएंगे तभी देश संगठित रहेगा, तभी एकता और अखंडता बनी रहेगी। प्रस्तावना में कहा गया एकता और अखंडता।
तो कहने का मतलब किसमें, लोगों की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा जब तक उस देश के अंदर, उस समाज के अंदर, उस राज्य के अंदर नहीं रहेगी तो एकता और अखंडता भी बाधित होगी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि संसद एक बड़ी पंचायत है भारत की, भारत संविधान के अनुसार वो एक बड़ी पंचायत है, उसमें बहस और पक्ष और विपक्ष के बीच होना चाहिए, और विपक्ष को दुश्मन की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, और कहीं न कहीं उनके सवालों का जवाब होना चाहिए, न कि सवाल उनके हटाए जाते हैं। न्यूज़ में जैसे बड़ा सवाल हटा दिए गए या कई चीज़ें हुई, निलंबन हुआ, तो कहीं न कहीं जनता के अकॉर्डिंग काम होनी चाहिए, जनता के हित में काम होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं प्रेस से भी निवेदन करूंगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, थोड़ा सा डेमोक्रेसी के आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो आप सही सूचना जनता तक रखें, सही बातें जनता तक रखें। प्रेस का एक ही काम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक ही काम है, सरकार की जनता और सरकार के बीच माध्यम का काम करना, जनता की समस्याओं को उठाना सबसे पहला काम है मीडिया का, और उसमें कहीं न कहीं वर्तमान मीडिया पीछे हो रही है। जनता की समस्या उठाइए, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाइए, और सरकार की जो भी नीतियाँ आ रही है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें आप रखिए। डिसीजन लेना जनता का काम है, डिसीजन लेना प्रजा का काम है, डिसीजन लेना दर्शक का काम है। आप अपने डिसीजन को के अकॉर्डिंग नैरेटिव बनाकर, अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग कि जनता हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही जनता सोचे, वैसा ही दर्शक सोचे, आज की मीडिया यही कर रही है, और वही चीज़ कोशिश करके उनके माइंड को मोल्ड करने का प्रयास कर रही है। तो सबसे अंतिम प्रहरी जो लोकतंत्र की प्रहरी है, लोग, पब्लिक, वोटर्स, युवा, उनसे ही मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप विवेकशील बने, तर्क शक्तिवान बने, लॉजिकली किसी बात को सोचें, आंख मूंद कर किसी बात पर भरोसा ना करें, आप अपने विवेक से करें, और संविधान जरूर पढ़ें, भारत के संविधान जरूर पढ़ें, ताकि आप संविधान में जितने संविधान के अकॉर्डिंग प्रशिक्षित होंगे उतना लोकतंत्र के अकॉर्डिंग प्रशिक्षित होंगे, और लोकतंत्र उतना हमारा मजबूत होगा। कुछ सारी उम्मीदें अंत में भारत के लोगों पर टिक जाती है, भारत के नागरिक पर टिक जाती है, भारत के लोगों पर टिक जाती है, क्योंकि सत्ता और सरकार और पक्ष विपक्ष जो बातें करते रहेंगे, लेकिन सारी उम्मीदें कहीं न कहीं हम लोगों पर टिकी हुई है। भारत के लोग जितने ज़्यादा प्रशिक्षित होंगे, जितने ज़्यादा बेहतर होंगे, उतना ज़्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे, उतनी ज़्यादा बेहतर वोटिंग प्रक्रिया हो पाएगी, उतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक डिसीजन बेहतर होगा। तो लोकतंत्र को मजबूत करें, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएं, और कोशिश करें कि हमारी जनता, हम लोग नागरिक, वोटर्स तार्किक बने, विवेकशील बने। जिस प्रकार 14वीं 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ, और पुनर्जागरण के बाद मानववाद, तर्क, विवेक और बुद्धि की स्थापना हुई, तो वही चीज़ को फिर से भारत में करने की ज़रूरत है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार मैं बीच में इस तरह लाइव आता रहूँगा, और समसामयिक विषयों पर कहीं न कहीं बातें होती रहेंगी। मैंने अपना एक पेज बनाया है जिस पर कि मैं वर्तमान या ज्वलंत घटनाओं पर मैं टिप्पणी क्या करूंगा, उस पर विश्लेषण करूंगा। अब एक व्यू मैं अपना रखने का प्रयास करूंगा। मैंने एक राकेश आर सिंह के नाम से पेज बनाया हुआ है, उस पेज को आप लाइक करें, जुड़े उस पेज से। और यूट्यूब चैनल भी मेरे नाम से बना हुआ है, राकेश आर सिंह। उसमें वो कहीं न कहीं वो पॉलिटिकल व्यू, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल व्यू, मैं उस पर अब लगातार कहीं न कहीं मेरे वीडियो आएंगे, और प्रत्येक ज्वलंत घटनाओं पर, समसामयिक घटनाओं पर मैं अपनी बात को रखूँगा। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।